नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अश्नील ग्रोवर की। ये एक फिनटेक स्टार्टअप चलाते हैं भारत पे का, और इनको ऐसा कोई इंसान नहीं है जानता नहीं होगा। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे। ये एक बहुत पावरफुल इंसान की तरह आए हैं शार्क टैंक इंडिया में, मतलब जो सोनी चैनल में आ रहा है। एक पावरफुल इन्वेस्टर कहा जा सकता है। वैसे स्टार्टअप को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इनके नाम पे कुछ बात चल रही है कि इनको अपने कंपनी से निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोशिश क्यों की जा रही है, किस तरह से की जा रही है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले बताते हैं, इसको वीडियो को शुरू करने से पहले ही बताते हैं कि ये फिनटेक स्टार्टअप क्या होता है, क्योंकि पूरे मुद्दा ही यहाँ से शुरू हुआ है तो वो पता रहना बहुत जरूरी है। अब ये है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम विद टेक्नोलॉजीज होते हैं, तो उसको हम लोग फिनटेक्स स्टार्टअप्स कहते हैं। फिनटेक्स स्टार्टअप्स में फिर पेटीएम भी आ जाएगा, फोन पे भी आ जाएगा, फिर जितने भी इस तरह के स्टार्टअप्स हैं ये भी आ जाएंगे फिनटेक। और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हर एक स्टार्टअप भी आ जाएगा। टीसीएस को भी आप फिनटेक्स स्टार्टअप कह सकते। स्टार्टअप तो नहीं है वो, अभी एक स्टैब्लिश्ड कंपनी है। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर जो काम करते हैं, उनको फिनटेक स्टार्टअप कहते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि अचानक से इनको कुछ शेयर्स खरीदना था, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक से उनको खरीदना पड़ता है। देखिए, ये सब कोटक महिंद्रा बैंक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक है एक ट्रेडर है, एक मतलब आप उनको बोल दीजिएगा कि ये मेरे नाम से शेयर खरीद लो तो वो खरीद लेगा, या आपके नाम मैंने मेरे नाम से वो शेयर बेच दो तो वो बेच देगा। मतलब वो एक बोल सकते हैं दलाल की तरह काम करता है, मतलब एक एजेंट की तरह काम करता है शेयर के लेन देन में, और बीच में से बैठ के बस वो ब्रोकरेज चार्ज खाता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक से उसकी बात हुई थी कि मेरे को इतने लाख का शेयर खरीदना है, तो कोटक महिंद्रा बैंक किसी एक कारण की वजह से वो नहीं खरीद पाया। इसी गुस्से को देखते हुए उसने क्या किया, कोटक महिंद्रा बैंक के जो एजेंट है उसको फोन करके गाली गलौज कर दिया। और लक बाई चांस, ये लक बाई चांस नहीं, ये सारे जहाँ पे भी टेलीफोनिक होता है आप देखे होंगे कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है फॉर इंटरनल पर्पस, ऐसे बोल के आता है। तो वही इंटरनल पर्पस से कॉल रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद कॉल सबके सामने आ गया। अब कॉल जैसे सबके सामने आ गया तो अश्लील ग्रोवर ने क्या किया कि फट से उसको एक ट्वीट कर दिया कि मैं आजकल के लोग कितने फेक हो गए हैं कि आज वो भी करना मतलब मेरे वॉइस की तरह बात भी करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद कुछ ही मिनट के अंदर वो ट्वीट उन्होंने हटा भी दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्पोरेट ग्रीवाइंसेस है ना, वो बहुत दिक्कत में, मतलब वो दिक्कत मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशन को वो ब्रेक किए थे। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक किए थे। अब कोटक महिंद्रा बैंक क्या किया, मानहानि का केस 499 को इनके ऊपर ठोक दिया। अब 499 हमारा मानहानि है, उसके बाद 500 हमको बताता है कि उसका पनिशमेंट क्या है। अब हुआ ये क्या कि यहाँ पे जब उनको बोला गया तो फिर कॉर्पोरेट में जितने सीईओज है थे उनके कॉर्पोरेट में, मतलब भारत पे के कॉर्पोरेट सेल में उन लोग जितने सीईओज थे उन लोग डिसाइड किए कि इनको यहाँ से इस कंपनी को छोड़ दिया जाए, छोड़ना पड़ेगा। रीजन ये है कि ये इनका मतलब ये जो नेगेटिव व्यवहार है, आप शार्क टैंक इंडिया में भी देखे होंगे कि वो नेगेटिव उनके बिहेवियर की वजह से उनको हटाने की कोशिश किया जा रहा है। अब वो जैसे ही इसमें बोले कि ठीक है मैं हट जाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो डिमांड कर दिए 4000 करोड़ का। अब 4000 करोड़ एक छोटी अमाउंट है नहीं। 7 पुश्ते 8 पुश्ते अकेले मैंने अश्लील ग्रोवर की पूरी 7 पुश्ते खा सकती है, इतना बड़ा अमाउंट है ये। हम जैसे मिडिल क्लास को तो आप छोड़ ही दीजिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पे अब उस चीज़ को इवेल्युएट कैसे करते हैं, इवेल्युएट करने का मैं पूरा प्रोसेस तो नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और मतलब एक एक ऐसा कैलकुलेशन है इसमें, ये बहुत टेक्निकल कैलकुलेशन है। मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही लड़के इस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। अब ये कंपनी का वैल्यूएशन था $6 बिलियन का। $6 बिलियन अराउंड 452 बिलियन ऑफ इंडियन INR, माने इंडियन रुपीस का 452 बिलियन है, डॉलर 6 बिलियन के बराबर। अब 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। तो आप समझ रहे हैं कि कितने सारे जीरो जीरो लगे हुए हैं इसके पीछे, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। अब 4000 करोड़ इसी वैल्यूएशन से वो मांगे थे कि भाई मेरे को 4000 करोड़ दे दो, मैं इस कंपनी को छोड़ के निकल जाऊंगा, क्योंकि 40% स्टेक भारत पे का अश्लील ग्रोवर जी के पास है।
और रेस्ट जो 60% है वो बाकी जितने भी उनके पार्टनर्स हैं या सीईओ हैं, जो एमडी हैं, वो सारे सबके पास है। अब ये देखिए यहाँ पे तो इतना बड़ा एक कंपनी है, ऐसा कंपनी स्टार्टअप्स में ना हमेशा होता है। स्टार्टअप्स में ये जो शार्क टैंक इंडिया में इतना जोशीलापन से दिखाया जा रहा है ना कि इसको पैसा दिया जा रहा है, उसको पैसा दिया जा रहा है, फिर भी वो बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखा रहा है कि, लेकिन वो सब एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आए हैं अचानक से अपना बिजनेस पिच कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सब सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उनका बिजनेस इन लोग सुन के उसमें पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। अब देखिए हर जगह कट कॉपी पेस्ट तो चलता है। तो इस वजह से हो सकता है कि वैसे ही स्टार्टअप को दिखाया जाता है कि जिसमें सपोर्टिव करने का जगह हो, और कुछ कुछ नेगेटिव दिखाते हैं जिसमें सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे सेम चीज होता क्या है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जैसे ही बात पहुंचती है ये गाली गलौज की, उसके बाद से ही हरकत में आ जाता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब आरबीआई तक ये बात पहुंच जाती है। रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे केसेस भारत पे बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप कर चुका है। अब उस टाई अप में अब क्या होगा कि उस टाई अप की वजह से कहीं आरबीआई को कोई लॉस ना हो जाए, इसीलिए आग गड़ा के बैठा हुआ है आरबीआई। अब यहाँ पे कोई भी अगर दिक्कत आती है अश्नील ग्रोवर जी का, तो उनका मार्केट में नाम बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्टार्टअप जितने भी वो फिर से कोई स्टार्टअप करेंगे तो लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इवन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो अश्नील ग्रोवर जी वॉलेंट्री लीव में है। वॉलेंट्री लीव बोल के कुछ होता नहीं है, ये बस एक वर्ड है, लेकिन इसका मतलब यही है कि सीईओ अभी अपने मीटिंग में उनको बुलाना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब यही है। और वॉलेंट्री लीव का मतलब खुद के मर्जी से मांगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सब का प्रेशर सीईओ देता है। कौन अपना काम छोड़ के घर में बैठना चाहेगा, आप बताइए ना। तो इसी वजह से वो क्या है कि वो उनको वॉलेंट्री लीव दिया गया है, और इसी वजह से वो अभी ऑफिस जा नहीं रहे हैं, भारत पे के हेड ऑफिस घुस नहीं रहे हैं। इसमें एक और कंट्रोवर्सी जुड़ जाती है उनके वाइफ के नाम पे कि वो जो जितने भी जॉब कंसल्टेंसी है वो सारे को एक्सेप्ट एक को छोड़ के सब के सब पानीपत से हैं, और उनकी वाइफ भी पानीपत से ही है। और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर जॉब कंसल्टेंसी फेक है, मतलब इनका कोई वैलिडेशन ही नहीं है, मतलब एक भी रिक्रूटमेंट होगा नहीं, कुछ भी होगा नहीं, बस उसके नाम से वो जॉब रिक्रूटमेंट करवाने के नाम से भारत पे से पैसा ली गई है। और अब ये पैसे को बारे में जब तक केस खुलेगा नहीं या फिर जब तक कोर्ट में आएगा नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बताया जा सकता। फिर भी जैसे कि मैं एक housing.com के बारे में भी एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे करके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। जैसे कि सेम एज स्टीव जॉब की वीडियो, माने स्टीव जॉब को भी अलग कर दिया गया था एप्पल कंपनी से, मतलब जो करता धरता है, जो इस चीज के सब कुछ है, उनको अलग कर दिया गया था। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा स्टार्टअप्स में होता रहता है। फिर भी मुझे लगता है कि जो सही है वो होना बहुत जरूरी है।